Good evening, everyone. Am I audible? चलिए बढ़े आगे, शुरू करते हैं नेक्स्ट टाइटल, नेक्स्ट चैप्टर कॉल्ड एज स्ट्रक्चर। लास्ट लेक्चर में आपका डीएमए कंप्लीट हुआ। अब आज बात करते हैं नेक्स्ट मेजर टाइटल की, एंड दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर। स्टार्ट करें। चलिए अब स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट समझने की शुरुआत एक छोटे से क्वेश्चन से अपन करते हैं। मुझे बताइए, सी लैंग्वेज में आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूजर से आपको एक स्टूडेंट का रोल नंबर, ग्रेड और परसेंटेज, ये तीन चीजें एक्सेप्ट करानी है और इन तीनों को वापस स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है। कैसे करेंगे? फटाफट जवाब दीजिए। सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूजर से एक स्टूडेंट का रोल नंबर लेना है, एक स्टूडेंट की ग्रेड लेनी है, एक स्टूडेंट का परसेंटेज लेना है। तो ये काम आप सी लैंग्वेज में जितना सी पढ़ चुके हैं कैसे करेंगे? जल्दी जल्दी बोलिए। फटाफट बताएं। वेरी गुड। इसका अरे ग्रेड लेने के लिए स्ट्रिंग लेंगे क्या? हमें यूजर से ग्रेड लेना है तो ग्रेड तो एक कैरेक्टर में आ जाएगा ना। गुड। तो इस काम को करने के लिए आप अपने प्रोग्राम में तीन वेरिएबल लेंगे। एक वेरिएबल लेंगे इंटीजर टाइप का, एक वेरिएबल लेंगे कैरेक्टर टाइप का और एक वेरिएबल लेंगे फ्लोट टाइप का। हाँ या ना? लेंगे ना? राइट। अब अगर मैं आपसे कहता हूं मुझे ये काम एक नहीं 5 स्टूडेंट्स के लिए करना है, पांचों का रोल नंबर चाहिए, पांचों की ग्रेड चाहिए, पांचों की परसेंटेज चाहिए, तो ये काम आप कैसे करेंगे? वेरी गुड। तो आप एरे लेंगे। शाबाश। कितने एरे लेंगे? एक एरे लेंगे, दो एरे लेंगे, तीन एरे लेंगे, कितने लेंगे? 5 एरे लेंगे। वेरी गुड। 5 एरे किस बात के लिए लेंगे? 5 क्यों लेंगे अपन एरे? 3 एरे लेंगे आप। एक एरे लेंगे आप कैरेक्टर्स का जो सिर्फ ग्रेड रखेगा, एक एरे लेंगे आप इंटीजर्स का जो सिर्फ रोल नंबर रखेगा, एक एरे लेंगे आप फ्लोट का जो सिर्फ रखेगा परसेंटेज। लेंगे 3 एरेज? लेंगे। ठीक। अभी बताइए 3 एरेज लेने की जरूरत क्या क्यों पड़ गई हमको? हम एक एरे से काम क्यों नहीं कर सकते हैं? जल्दी बोलिए। हमें 3 एरेज लेने की जरूरत क्यों पड़ गई? हम एक एरे से काम क्यों नहीं कर सकते हैं? फटाफट जवाब दें। वेरी गुड। क्योंकि एरे प्राइमरीली सेम टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन रखता है। अगर आपको सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स का कलेक्शन रखना है तो ही आप एरे ले सकते हैं। और यहां हमारे पास रोल ग्रेड पर अलग अलग डेटा टाइप के हैं, राइट? इसलिए हमें एरे भी लेना पड़ेगा अलग अलग टाइप का। अब सी लैंग्वेज आपको कहती है अगर आप चाहें तो जो काम एरे से नहीं हो सकता वो काम आप स्ट्रक्चर से कर सकते हैं। यानी अगर आपको अलग अलग डेटा टाइप के एलिमेंट्स को कलेक्ट करके एक साथ रखना हो, एक ही साथ स्टोर करना हो, एक ही साथ मैनेज करना हो, तो आप एरे ना लेकर उसकी जगह यूज कर सकते हैं स्ट्रक्चर। अब मैं आपको स्ट्रक्चर की डेफिनेशन का हिंट दे रहा हूं। अपने अपने वर्ड्स में स्ट्रक्चर की डेफिनेशन चैट विंडो में लिखिएगा। जो एरे की डेफिनेशन आपको पता है बिल्कुल सेम डेफिनेशन स्ट्रक्चर के लिए यूज होती है। बस जहां एरे में सिमिलर आता है स्ट्रक्चर में वहां जोड़ देते हैं हम डिससिमिलर। बाकी एरे की डेफिनेशन में हम कुछ भी नहीं बदलते। तो अगर वो सेम डेफिनेशन हम दोबारा लिखें, ये ध्यान रखते हुए कि जहां सिमिलर आ रहा है वहां डिससिमिलर जोड़ना है, तो जरा लिखिए चैट विंडो में स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या बनी। फटाफट लिखिए चैट विंडो में स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या बनी। स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डिससिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स। आगे 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 स्टोर्ड एट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। याद कीजिए एरे की दो खास बातें होती हैं यस और नो? होती हैं। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट stored at continuous location. Structure is also a collection of element
but these element are not similar, they can be dissimilar also. लेकिन स्ट्रक्चर के मेंबर्स को भी मेमोरी में जगह कंटिन्यूअस एलोकेशन के तौर पे मिलती है. तो डेफिनेशन वाइज अ स्ट्रक्चर is also a collection of dissimilar kinds of data elements stored at continuous memory locations. स्ट्रक्चर भी डेटा का कलेक्शन होता है, बस एरे कहता है उसे कंपलसरी तौर पे डेटा सेम टाइप का चाहिए. स्ट्रक्चर कहता है उसका डेटा अलग अलग टाइप को बिलोंग कर सकता है. लेकिन मेमोरी एलोकेशन स्ट्रक्चर को भी कंटिन्यूअस मिलता है, बिल्कुल एरे के जैसा. फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे. सेकंड पॉइंट है हाउ डू यू डिक्लेयर अ स्ट्रक्चर. सिंटेक्स ऑफ डिक्लेयरिंग अ स्ट्रक्चर. Yes, विकास, वी कैन डू दैट. लेकिन स्ट्रक्चर सेम डेटा के लिए यूज करने की बजाय फिर हम एरे लेना पसंद कर लेंगे. बाकी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नो वन इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग दैट. ठीक है, तो सिंटेक्स ऑफ डिक्लेयरिंग अ स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर डिक्लेयर कैसे करेंगे? सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने की शुरुआत आपके लिए होगी विद द हेल्प ऑफ अ कीवर्ड, जिसे सी में बोलते हैं अपन स्ट्रक्ट. स्ट्रक्ट कीवर्ड के बाद आप लगाएंगे एंगुलर ब्रैकेट. एंगुलर ब्रैकेट के बाद स्ट्रक्चर का नाम. ये एंगुलर ब्रैकेट में सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं, एक्चुअल कोड में नहीं आएंगे. एक्चुअल कोड में एंगुलर ब्रैकेट एक ही जगह आते हैं और वो आपको अच्छे से पता है कहाँ आते हैं. कहाँ आते हैं? हेडर फाइल्स के साथ. तो आज भी वहीं आया करेंगे और कहीं नहीं आएंगे. तो आप स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखेंगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड के बाद स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे, और स्ट्रक्ट कीवर्ड के अंदर अब आप कंपाइलर को बताएंगे कि आप जो भी स्ट्रक्चर के अंदर मेंबर रखना चाहते हैं उनकी क्या रखने जा रहे हैं आप डेटा टाइप, और उनका क्या रखने जा रहे हैं आप नाम. हर एक मेंबर के लिए कंपाइलर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप दो दो चीजें बताएं. एक होती है वेरिएबल की टाइप और एक होता है वेरिएबल का नाम. ऐसे अगले मेंबर की डेटा टाइप, अगले मेंबर का नाम. लाइक दिस आपको जितने मेंबर स्ट्रक्चर के अंदर बनाने हैं आप बनाते चलिए. स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन क्लोज करिए और टर्मिनेट करिए उसे विद द हेल्प ऑफ अ सेमीकोलन. राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने एग्जाम्पल के लिए इसको अप्लाई करूं तो देखिए मेरे केस में कैसा दिखेगा. मुझे बताइए किसका डेटा रखना है. मैंने आपके सामने किसका डेटा रखने की बात करी है? स्टूडेंट का. तो मैं लिख दूंगा स्ट्रक्ट स्टूडेंट. स्टूडेंट कौन हो गया? हमारे स्ट्रक्चर का नाम हो गया. अंदर डेटा टाइप के तौर पे मैंने कहा इंट. मेंबर का नाम रख दिया मैंने रोल. अगली डेटा टाइप मैंने बोली कैर, मेंबर का नाम रख दिया ग्रेड. तीसरी डेटा टाइप मैंने बोली फ्लोट, मेंबर का नाम रख दिया मैंने परसेंटेज. कर्ली ब्रेस बंद और टर्मिनेट करा मैंने उसको एक सेमीकोलन के साथ. तो ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर डिक्लेयर हुआ हुआ नजर आ रहा है, ये हमारे लिए स्टूडेंट टाइप के स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन हो गया. इसका मतलब जब हम स्टूडेंट टाइप का स्ट्रक्चर यूज करेंगे तो वो अपने अंदर क्या क्या होल्ड कर सकेगा? जल्दी बोलिए, वो अपने अंदर क्या क्या होल्ड कर सकेगा? तीन चीजें होल्ड कर सकेगा. स्टूडेंट का रोल नंबर भी रख लेगा, स्टूडेंट की ग्रेड भी रख लेगा, स्टूडेंट की परसेंटेज भी रख लेगा. अब सवाल आता है ऐसा कब होगा कि कंपाइलर हमें ये तीनों चीजें स्ट्रक्चर के अंदर रखने दे? तो ऐसा तब होगा जब हम लोग प्रोग्राम में इस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे. स्ट्रक्चर को यूज करने का मतलब, स्ट्रक्चर को यूज करने का मतलब स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाना और उस वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर करके अपने प्रोग्राम में उस डेटा को यूज करना. तो कैसे करते हैं स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट? ऑब्जर्व कीजिए. अपन आएंगे मेन में. मेन में आने के बाद स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाने के लिए आप स्टेटमेंट लिखेंगे बिल्कुल वैसे जैसे आप इंटीजर का वेरिएबल बनाते हैं. तो जरा बताइए इंटीजर का वेरिएबल कैसे बनाते हैं आप सी लैंग्वेज में? जल्दी बोलिए. वेरी गुड, बाय राइटिंग इंट ए. तो स्ट्रक्चर का वेरिएबल आप कैसे बनाएंगे? बाय राइटिंग स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस.
ऐसे करेंगे तो स्ट्रक्चर का क्रिएट हो जाएगा आपके प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल, राइट। आप मुझे बताइए, जब भी किसी का वेरिएबल बनता है, कंपाइलर का पहला एक्शन क्या होता है? फटाफट बोलिए। जब भी किसी का वेरिएबल बनता है, कंपाइलर का पहला एक्शन क्या होता है? उसे मेमोरी में स्पेस देना। फाइन। कौन कितने बाइट लेता है ये कंपाइलर को पता है? कौन कितने बाइट लेता है ये कंपाइलर को पता है? पता है। लेकिन स्टूडेंट कितने बाइट लेता है ये कंपाइलर को नहीं पता है, क्योंकि स्टूडेंट कंपाइलर की बिल्ट इन डेटा टाइप नहीं है। स्टूडेंट हम प्रोग्रामर के द्वारा बनाई गई डेटा टाइप है। अगर आपको लग रहा है सर आप डेटा टाइप कैसे बोल रहे हैं, तो आप जरा ध्यान से कंपेयर करिए, क्या स्ट्रक्ट स्टूडेंट दिखने में इंट ए से मैच कर रहा है? जल्दी बोलिए, कर रहा है? यहां ए एज अ वेरिएबल नेम है, हाँ के ना? तो यहाँ एस बी यूज होगा एज अ वेरिएबल नेम, यहाँ इंट यूज हो रहा है एज अ डेटा टाइप, तो यहाँ स्ट्रक्ट स्टूडेंट ये भी यूज होगा एज अ डेटा टाइप। आ रही है बात समझ? आ रहा है समझ? क्लियर हुआ? करेक्ट। तो जैसे इंट ए में इंट इज प्लेइंग द रोल ऑफ द डेटा टाइप, ऐसे स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस में स्ट्रक्ट स्टूडेंट इज प्लेइंग द रोल ऑफ द डेटा टाइप। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये एस कौन है और स्ट्रक्ट स्टूडेंट कौन है, तो आपका क्या जवाब होगा? आपका जवाब होगा एस वेरिएबल है। फाइन। और ये जो स्ट्रक्ट स्टूडेंट दिख रहा है आपको, ये कौन है? दिस इज द नेम ऑफ डेटा टाइप। यानी स्ट्रक्चर बनाने की फैसिलिटी देकर सी ने आपको एक बहुत बड़ी पावर दी है। बताइए वो बहुत बड़ी पावर क्या है? बताइए वो बहुत बड़ी पावर क्या है? वो बहुत बड़ी पावर ये है कि आप अपनी खुद की पहले क्रिएट करेंगे डेटा टाइप, और फिर उस डेटा टाइप का आप अपने प्रोग्राम में क्रिएट करेंगे वेरिएबल। आज तक आपने जितने भी वेरिएबल बनाए, बिल्ट इन डेटा टाइप्स के बनाए, यस और नो? है ना? आज पहला मौका है जब डेटा टाइप भी आपकी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर ओन डेटा टाइप, एंड देन वी आर गोइंग टू क्रिएट वेरिएबल ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा टाइप। तो क्या होगा स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस का असर? मेमोरी के अंदर एक कंप्लीट ब्लॉक बन जाएगा। कितने बाइट का? कितने बाइट का ये पता करने के लिए कंपाइलर स्टूडेंट स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन चेक करेगा। डिक्लेरेशन दिखेगा तो अंदर कितने मेंबर दिखेंगे उसे? 3 मेंबर दिखेंगे। कौन कौन 3? एक 2 बाइट का रोल नंबर, एक 1 बाइट का ग्रेड, और एक 4 बाइट का परसेंटेज। टोटल कितने बाइट साइज हो गई? टोटल साइज हो गई 7 बाइट की। तो कंपाइलर 7 बाइट का मेमोरी में एक ब्लॉक बनाएगा, 7 बाइट के ब्लॉक का नाम एस रखेगा, और फिर देखेगा आपके इंडिविजुअल मेंबर्स के नाम क्या हैं। तो उसको नजर आएगा एक मेंबर रोल के नाम से है, तो यहाँ पर रोल आएगा। दूसरा मेंबर ग्रेड के नाम से है, तो यहाँ पर ग्रेड आएगा। और तीसरा मेंबर परसेंटेज के नाम से है, तो परसेंटेज आएगा। और सब के सब इनिशियलाइज किससे होंगे? फटाफट जवाब दीजिए। दे ऑल विल बी इनिशियलाइज विद गार्बेज वैल्यूज। ठीक। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं चाहता हूं ये गार्बेज हटाकर मैं अपने चॉइस का डेटा इस जगह पर स्टोर करूं। तो ये आप कैसे करेंगे? ये करने के लिए आपको फिर एक नया सिंटेक्स फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहता हूं मुझे रोल नंबर में 10 डाल के दिखाओ, तो आप किसी हालत में रोल इक्वल टू 10 ऐसे नहीं लिख सकते। ऐसे लिखेंगे तो आ जाएगी एरर। क्यों आ जाएगी एरर? क्योंकि ध्यान से डायग्राम देखिए और मुझे बताइए, क्या रोल नंबर एस के अंदर है? जल्दी बोलिए। क्या रोल नंबर, ग्रेड और परसेंटेज एस के अंदर हैं? समीक्षा को नहीं दिख रहे हैं। वेरी गुड समीक्षा। तो कहां दिख रहे हैं आपको रोल ग्रेड पर बेटा? वो एस का पार्ट नहीं है। ध्यान रखो। इसके सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके सवाल का जवाब दे दीजिए, सब दे दूंगा मैं। पढ़ लिया है मैंने कुंदन का क्वेश्चन। आप ध्यान दीजिए इस लेक्चर पे। तो एस के अंदर एक रोल है, एक ग्रेड है, एक परसेंटेज है। सब के सब एस का पार्ट है। अगर सब के सब एस का पार्ट है, तो क्या ये एस के मेंबर नहीं माने जाएंगे? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। माने जाएंगे। तो आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते रोल इज इक्वल्स टू 10। तो फिर आपको क्या बोलना पड़ेगा?
आपको बोलना पड़ेगा कंपाइलर से s.roll इज इक्वल टू 10। ये क्या है? ये नया सिंटेक्स है स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने का। कैसे? s.roll इक्वल टू 10 का मतलब है आप कंपाइलर से कह रहे हैं s नाम के स्ट्रक्चर वेरिएबल के रोल नाम के मेंबर में जाओ और वहां जाकर वैल्यू असाइन करके आओ 10। तो कंपाइलर इस रोल नंबर के अंदर वैल्यू डाल देगा 10। फिर आप कह रहे हैं अगला स्टेटमेंट s डॉट ग्रेड इज इक्वल टू a। क्या होगा इस लाइन का सर? फटाफट बताइए। जैसे ही मैं कहूंगा s डॉट ग्रेड इक्वल टू a और s डॉट परसेंटेज इज इक्वल टू 76.5, तो कंपाइलर जिस ग्रेड में गार्बेज है उसमें से गार्बेज हटाएगा और क्या डालेगा? हमारा दिया हुआ डेटा a डालेगा, और जिस परसेंटेज में गार्बेज है वहां क्या डलेगा? वहां डलेगा हमारी दी गई अगली वैल्यू विच इज 76.5। Like this, your program will be able to initialize all three members of the structure. अब अगर आपको इसको डिस्प्ले करना है तो कैसे करेंगे? तो जवाब है उसके लिए आप printf लिखेंगे। क्या लिखेंगे printf में? printf में आप लिखेंगे रोल नंबर इज %d, ग्रेड इज %c, परसेंटेज इज %f, s डॉट रोल कॉमा s डॉट ग्रेड कॉमा s डॉट परसेंटेज। ठीक, इसके बाद इस पूरे को आप डिस्प्ले करा दें तो प्रिंटफ से वो प्रिंट हो जाएगा। हमेशा की तरह कोड पॉज करने के लिए आप यूज करेंगे गेट ch। इतना समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी बोलिए, आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब सबके नामकरण कर देता हूं मैं ताकि आपको याद रहे, जिस नाम को मैं बोलूं आप रिलेट कर लें मैं किसकी बात कर रहा हूं। अगर आपसे मैं पूछता हूं ये रोल ग्रेड पर ये तीनों क्या कहलाते हैं, तो याद रखिएगा ये स्ट्रक्चर के कहलाते हैं मेंबर्स। रिमेंबर दिस। ऐसे अगर मैं पूछूंगा ये स्टूडेंट कौन है, तो ये स्ट्रक्चर का कहलाता है, थोड़ा सा टेक्निकल इंग्लिश में बोले तो टैग, और इंग्लिश को थोड़ा सिंपल कर दें तो नेम। ठीक, अगर मैं आपसे बोलूं ये करली ब्रेस टू करली ब्रेस जो लगा है ये क्या कहलाता है, तो ये करली ब्रेस टू करली ब्रेस जो आप ब्लॉक देख रहे हैं ये बहुत सिंपल इंग्लिश में बोलें तो स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन है। इंग्लिश को थोड़ा सा टेक्निकल कर लें तो ये बन जाता है स्ट्रक्चर का टेम्पलेट। ये बन जाता है स्ट्रक्चर का टेम्पलेट। और ये मैं आपको बता ही चुका हूं, दोबारा बता देता हूं। ये जो s है ये स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, और वो जो स्ट्रक्ट स्टूडेंट आपको दिख रहा है वो है डेटा टाइप का नाम। आ रही है बात समझ में? इसमें भी याद रखिएगा, इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगर मैं आपसे बोलूंगा ये स्टूडेंट कौन है, अकेला स्टूडेंट, तो याद रखिएगा इंडिविजुअल स्टूडेंट सिर्फ नाम है। जब ये स्ट्रक्ट स्टूडेंट के साथ क्लब हो जाता है ऐसे ऐसे, तब सी लैंग्वेज के कंपाइलर के लिए दिस बिकम्स डेटा टाइप। यानी सी लैंग्वेज का कंपाइलर थोड़ा सा जिद्दी है। कैसे? वो कहता है जब तक आप स्ट्रक्ट नहीं लगाएंगे तब तक मेरे को समझ में नहीं आएगा कि स्टूडेंट डेटा टाइप का नाम है। इसलिए जितनी बार प्रोग्राम में आप स्टूडेंट बोलेंगे उतनी बार प्रोग्राम में आप उसके पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल भी करेंगे। आ रही है बात समझ? ठीक है। अब 3 जरूरी बातें जो स्ट्रक्चर में आपको याद रखनी है, वरना बाकियों की तरह आप भी गलतियां करेंगे। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक, क्या क्या 3 जरूरी बातें? लिसन वेरी केयरफुली। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है, वी कैन नेवर initialize members of a structure inside the declaration block of the structure। मतलब
जब आप स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं तब आप सिर्फ डिक्लेयर करेंगे, किसी हालत में वहां असाइनमेंट लगाकर वैल्यू देने की गलती नहीं करेंगे। दैट मीन्स अगर मैं सोचता हूं कि मैंने स्ट्रक्चर डिक्लेयर करा है, तो जब मैं इंट रोल लिख रहा हूं तो क्यों ना उसी वक्त मैं इज इक्वल टू करके 10 लिख दूं, क्यों ना मैं ग्रेड बनाते वक्त उसी वक्त इज इक्वल टू करके ए लिख दूं और परसेंटेज में 76.5 लिख दूं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली बहुत गलत सोच रहे हैं। रिमेंबर दैट ये पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड विल गिव एरर। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते इनिशियलाइज, क्या रीजन है, क्या प्रॉब्लम है, उसका कारण सुन लीजिए। याद रखिएगा, ये जो रोल ग्रिड पर आपको दिख रहे हैं ये मेमोरी में तब नहीं आते हैं जब आप स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं, ये तब आते हैं जब आप स्ट्रक्चर का क्रिएट करते हैं वेरिएबल। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, रोल ग्रेड और पर मेमोरी में तब नहीं आते हैं जब आप स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं, रादर ये मेमोरी में तब आते हैं जब आप स्ट्रक्चर का बनाते हैं वेरिएबल। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो अब मुझे बताइए, कंपाइलर आपके प्रोग्राम को कहां से पढ़ता है? शाबाश कैलाश, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया, बहुत बढ़िया शैला, मजा आ गया, वेरी गुड दीपिका, बहुत बढ़िया। ये आपको किस महानुभाव ने बता दिया कि कंपाइलर प्रोग्राम मेन से पढ़ता है? कैलाश, शैला और दीपिका, आंसर दें बेटा मुझे। सॉरी नहीं चाहिए मुझे, आंसर चाहिए। ये किसने कह दिया आप लोगों से कि कंपाइलर मेन से प्रोग्राम को पढ़ता है? मैंने पहले दिन पहला प्रोग्राम समझाते वक्त आप लोगों से कहा था कि ये गलती कभी मत करना, किसी को मत बोलना कि कंपाइलर मेन से पढ़ता है। किसी को छोड़ो, मेरे ही सामने बोल रहे हो हैं। शाबाश, ये होती है बगावत। वेरी गुड। मैंने कहा था प्रोग्राम मेन से रन होता है, प्रोग्राम मेन से कंपाइल नहीं होता है। कहा था कि नहीं? कैलाश, शैला, दीपिका, सबसे जवाब चाहिए मुझे। फिर अब आज जब हम सी के आखिरी स्टेज पे हैं तो आप सी का पहला रूल भूल गए। सी का पहला रूल है कंपाइलेशन ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम फर्स्ट लाइन। मेन से क्या होता है कैलाश? मेन की क्या इंपॉर्टेंस होती है? मेन से प्रोग्राम रन होता है, कभी भी मेन से कंपाइल नहीं होता है। रिमेंबर दिस। सारा मेहनत बेकार चली जाएगी, इंटरव्यूअर का पहला ही आंसर सुनकर मूड ऑफ हो जाएगा, फिर वो कुछ नहीं पूछेगा आपसे, प्रणाम करेगा और बोलेगा बेटा इतनी नॉलेज तो मुझे भी नहीं है। इसलिए मेन से प्रोग्राम रन नहीं होता, मेन से प्रोग्राम सॉरी कंपाइल नहीं होता, मेन से प्रोग्राम रन होता है। हाँ, ये इसलिए मैं इतनी ज्यादा बातें सुना रहा हूँ आपको, है ना, कि आपको याद रहे कि सर ने डांटा था इस गलती पे हमें। ये वो गलती है जो इंटरव्यू में बहुत भारी पड़ती है। यहाँ तो मैं इतना बोल रहा हूँ, इंटरव्यूअर्स तो बोलते भी नहीं है, है ना। तो कुछ छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिससे हम बच्चे की डेप्थ पता करते हैं लैंग्वेज में क्या है। उनमें से सबसे प्रोमिनेंट क्वेश्चन होता है मेन की इंपॉर्टेंस बताओ। नेवर से मेन इज द कंपाइलेशन स्टार्टिंग पॉइंट, मेन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंपाइलेशन इज फर्स्ट लाइन। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। अब बताइए, जब कंपाइलर आपके प्रोग्राम को पहली लाइन से कंपाइल करता हुआ आगे बढ़ेगा तो क्या रोल ग्रेड पर मेमोरी में आ चुके हैं? सोच समझ के जवाब दें। जब कंपाइलर पहली लाइन से प्रोग्राम को कंपाइल करता हुआ आगे बढ़ेगा तो क्या रोल ग्रेड पर मेमोरी में आ चुके हैं? वेरी गुड कैलाश, नहीं आ चुके हैं। अभी तक कंपाइलर ने स्ट्रक्ट स्टूडेंट वाली लाइन पढ़ी कहाँ है? अभी तो वो अभी स्ट्रक्चर के डिक्लेरेशन में ही बैठा हुआ है। तो जब रोल ग्रेड पर मेमोरी में नहीं आए हैं तो क्या आप उन्हें वैल्यू असाइन कर सकते हैं? क्या किसी ऐसे वेरिएबल को डेटा दिया जा सकता है जिसका मेमोरी में अभी तक एग्जिस्टेंस ही ना हुआ हो? नहीं दिया जा सकता है। और इसलिए कंपाइलर इस बात के सख्त खिलाफ है कि आप स्ट्रक्चर के डिक्लेरेशन के अंदर उसके मेंबर्स को इनिशियलाइज करें। याद रहेगी ये बात? याद रहेगी? वेरी गुड। कब तक याद रहेगा? आजीवन मानकर चलूं, जब तक प्रोग्रामिंग से जुड़े हैं तब तक याद रहेगा? वेरी गुड, शाबाश। अब आइए रूल नंबर 2 पे। सेकेंड रूल जो आपको स्ट्रक्चर के बारे में याद रखना है,
बहुत से बिगनर्स को ये बात भी समझ में नहीं आती, शायद आपको भी परेशान कर रही होगी ये बात, कि सर ये सेमीकोलन आपने क्यों लगा रखा है। जब मैं उनसे पूछता हूँ क्यों, सेमीकोलन में क्या प्रॉब्लम है, तो बच्चों का जवाब बहुत अच्छा होता है, बहुत वैलिड होता है कि सर कर्ली ब्रेस के बाद सेमीकोलन कहाँ लगाते हैं अपन ने इतने सारे इफ लिखे, स्विच लिखे, फॉर लूप लगाया, कभी भी तो कर्ली ब्रेस के बाद सेमीकोलन नहीं लगाया, तो आज क्यों लगा रहे हैं। तो याद कीजिए, जब हम फॉर लूप लिखते हैं, जब हम इफ लिखते हैं, या जब हम फंक्शन लिखते हैं, हम उन्हें डिक्लेयर करते हैं कि हम उन्हें डिफाइन करते हैं। कर्ली ब्रेस जब लगाते हैं तो डिफाइन करते हैं, राइट। और स्ट्रक्चर को हम लोग डिफाइन नहीं कर रहे हैं। अच्छे से पढ़िए, मैंने बहुत ब्रॉड वर्ड्स में लिखा है कि ये सिंटेक्स स्ट्रक्चर के डिक्लेरेशन का है। मैंने आप मार्क करते हुए भी कहा है कि ये जो आपने करा है ये स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन है। और आप सबको याद होना चाहिए, डिक्लेरेशन हमेशा सेमीकोलन से टर्मिनेट होता है। आई रिपीट माई वर्ड्स, डिक्लेरेशन हमेशा सेमीकोलन से टर्मिनेट होता है। इसलिए कंपाइलर ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप जब स्ट्रक्चर बना रहे हो तो आप स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन सेमीकोलन से टर्मिनेट करें। मेरे इतना कहने पर भी अगर ये सेमीकोलन आप भूल जाते हैं तो कंपाइलर वैसी एरर देगा जैसे वो सेमीकोलन को छूटने पर देता है कि आपने डिक्लेरेशन को प्रॉपरली टर्मिनेट नहीं करा। इसलिए डोंट फॉरगेट दिस सेमीकोलन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेकेंड पॉइंट भी मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे। आफ्टर डिक्लेयरिंग द टेम्पलेट ऑफ द स्ट्रक्चर, we must terminate it with a semicolon. Otherwise, compiler will generate syntax error. This is second thing to remember with structure. What is the third point? तीसरी बात क्या है जो आपको याद रखनी है? तीसरी बात ये है, मेरे और आपके लिए डेटा टाइप का नाम स्टूडेंट है, हाँ या ना? हाँ, हम इंसानों के लिए स्टूडेंट डेटा टाइप है। लेकिन सी लैंग्वेज का कंपाइलर ये कहता है कि मेरे को स्टूडेंट समझ में नहीं आता, मुझे तब समझ में आएगा जब प्रोग्रामर स्टूडेंट के पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड लगाएगा। अगर प्रोग्रामर स्ट्रक्ट कीवर्ड लगाना भूल जाता है, अगेन सी लैंग्वेज का कंपाइलर जनरेट कर देता है एरर। आप में से किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ करिए। रोहित पाटीदार, आपका माइक ऑन है रोहित, थैंक यू। तो कंपाइलर ही कहता है आप जब भी स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करेंगे, खाली स्ट्रक्चर के नाम से बात नहीं बनेगी, आपको उसके पहले कीवर्ड स्ट्रक्ट लगाना पड़ेगा। ये मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, बट ये कंपाइलर के लिए। द कीवर्ड स्ट्रक्ट must compulsorily be used whenever we write the tag or name of the structure in our program. Otherwise, the compiler will give error. अगर ऐसा नहीं करते हैं आप तो कंपाइलर एरर दे देगा। रिमेंबर दिस। तो स्ट्रक्ट लिखना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना किसी और डेटा टाइप का नाम लिखना इंपॉर्टेंट होता है। तीनों रूल याद रहेंगे? ठीक, चलिए अब मुझे बताइए, कुछ आपने ऐसा पढ़ा है पिछले दिनों जो हमें स्ट्रक्ट लिखने के कंपल्शन से बचा दे? कुछ ऐसा हमने पढ़ा है क्या पिछले दिनों जो हमें स्ट्रक्ट लिखने के कंपल्शन से बचा दे, जिसे यूज करें तो स्ट्रक्ट ना लिखना पड़े हमें? यस, पढ़ा है आपने। जब पढ़ा था तब तो बेनिफिट समझ आया नहीं था, आज जरूर समझ में आएगा। और वो है द कीवर्ड टाइप डेफ। पढ़ा था आपने आज से 2 लेक्चर पहले टाइप डेफ को। ठीक, तो अब हम स्ट्रक्चर के साथ यूज करते हैं टाइप डेफ एंड लेट अस सी इसका बेनिफिट हमें क्या मिलता है। तो अगर मैं स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन दूं लाइक दिस, ठीक, और मैं चाहता हूं कंपाइलर मुझे फ्रीडम दे
कि मैं प्रोग्राम में स्ट्रक्ट लिखे बिना स्ट्रक्चर का वेरिएबल यूज कर लूं, क्रिएट कर लूं, तो मैं कंपाइलर से कहूंगा टाइप डेफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट फॉलोड बाय स्टूडेंट। इस लाइन को ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए। ये लाइन से आप कंपाइलर को बोल रहे हैं जिस डेटा टाइप का नाम स्ट्रक्ट स्टूडेंट है उसका नाम क्या कर दिया जाए, उसका नाम कर दिया जाए स्टूडेंट। तो आप बिना किसी परेशानी के कंपाइलर आपको ये फ्रीडम देगा कि आप अपने प्रोग्राम में स्टूडेंट बोलकर प्रोग्राम को स्ट्रक्चर यूज करने दें। नाउ नो एरर विल अपीयर, नाउ नो एरर विल अपीयर because we have assigned an alternate name to struct student that is student। समझ आ रहा है? हो रहा है क्लियर? वेरी गुड। और इसी काम को आप एक और तरीके से कर सकते हैं। वो कैसे? ऐसे। दिस लाइन कैन ऑल्सो बी रिटन इन अनदर वे, और वो ये है कि जब आप लोग स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर रहे हो तब उसकी शुरुआत में लगाएं टाइप डेफ, और जो सेमी कोलन है उसके ठीक पहले आप लगा दें स्टूडेंट। ऐसा करने में आप एक ही लाइन में दो काम कर पा रहे हैं। अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो आप स्ट्रक्ट स्टूडेंट के कारण स्ट्रक्चर बना पा रहे हैं, और इसी लाइन के साथ करके स्ट्रक्चर को ऑल्टरनेट नाम दे पा रहे हैं, और वो ऑल्टरनेट नाम हमारे लिए हो रहा है स्टूडेंट। तो क्या फायदा है इसका? इसका फायदा ये, आपको दो अलग अलग लाइनें नहीं लिखनी पड़ रही कि पहले स्ट्रक्चर बनाएं फिर टाइप डेफ करें। आप एक ही बार में दोनों काम कर पा रहे हैं, स्ट्रक्चर बन भी रहा है और टाइप डेफ भी हो रहा है। समझ आई बात? चलिए नेक्स्ट। अब ये जो एग्जांपल आपने देखा, इसमें हमने स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज करने के लिए कितनी लाइनें कंज्यूम करी, कितनी लाइनों में स्ट्रक्चर को डिक्लेयर और कितनी लाइनों में इनिशियलाइज करा? आंसर मी। मेन के बारे में पूछ रहा हूं। मेन में कितनी लाइनें लगी स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने और इनिशियलाइज करने में? शाबाश, 4 लाइनें लगी। 4 लाइनें लगी, 4 लाइनें। एक लाइन में आपने स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस लिखा, ये एक लाइन हो गई, और बाकी की 3 लाइन आप इनिशियलाइज करने के लिए लगा रहे हैं। लगी कि नहीं लगी? 4 लाइनें लगी। तो जो काम आप यहां 4 लाइनों से कर रहे हैं वो काम आप अपने कोड में कर सकेंगे यूजिंग ओनली 1 सिंगल लाइन। ठीक है? कैसे? उसका जवाब है, आपने जब एरे पढ़ा था तब आपने इस टॉपिक का नाम सुना था। याद है आपको ये क्या है? जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, क्या होता है इनिशियलाइजर लिस्ट? एवरीवन प्लीज आंसर। इनिशियलाइजर लिस्ट किसे कहते हैं? हाँ हाँ नहीं, जल्दी बताएं फटाफट। इनिशियलाइजर लिस्ट किसे कहते हैं? फास्ट। वेरी गुड कैलाश। इनिशियलाइजर लिस्ट होता है वो डेटा जो आप करली ब्रेस के अंदर पास करते हैं। तो क्या एरे के साथ करली ब्रेस में हम डेटा पास कर पाते हैं? यस और नो? एरे के साथ हम करली ब्रेस में डेटा पास कर पाते हैं? राइट, बिल्कुल वैसे हम स्ट्रक्चर के साथ भी करली ब्रेस में डेटा पास कर सकेंगे। कैसे? उसका जवाब है लाइक दिस।
सो इमेजिन करिए ये आपने स्ट्रक्चर बनाया, ठीक। टाइप डेफ फिलहाल मैं हटा रहा हूं क्योंकि जो पढ़ा रहा हूं मैं आपको टाइप डेफ से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब आप जब यहां पर लिखेंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस, तो रादर देन टर्मिनेटिंग इट विद अ सेमीकोलन, आप यहां इक्वल टू लगाइए, कर्ली ब्रेस ओपन करिए, एंड विद इन कर्ली ब्रेस उसी ऑर्डर में डेटा पास कीजिए जिस ऑर्डर में आपने रोल, ग्रेड और परसेंटेज डिक्लेयर करें। मतलब 10 पास करा अपन ने, ए पास करा अपन ने, और पास करा 76.5। तो सबसे पहले वैल्यू किस में जाएगी? फटाफट जवाब दें, सबसे पहले वैल्यू किस में जाएगी? वेरी गुड, सबसे पहले वैल्यू जाएगी रोल नंबर में, फिर वैल्यू जाएगी ग्रेड में, फिर वैल्यू जाएगी परसेंटेज में। तो हमें कितनी लाइनें लिखनी पड़ी? हमें लिखनी पड़ी एक लाइन, और ये एक लाइन में तीनों को आपने इनिशियलाइज कर दिया। देन स्क्रीन क्लियर जैसे करनी है करिए। प्रिंटएफ आपका जैसे पहले था बिल्कुल सेम वही प्रिंटएफ यहां भी चलेगा। सो प्रिंटएफ गेट सीएच आपके सेम होंगे, बस आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे जहां 4 लाइनें लग रही थी वहां एज अ प्रोग्रामर आपने काम कंप्लीट कर लिया यूजिंग ओनली 1 लाइन। ये है स्ट्रक्चर के साथ इनिशियलाइजर्स यूज करने का फायदा। चले आगे, ठीक है। लेकिन ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा, ये समझ आ रही है बात? ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा। जिस ऑर्डर में आपके पास डेटा है उसी ऑर्डर में गौर करिएगा आप इनिशियलाइजर लिस्ट दे पाएंगे, नॉट बाय चेंजिंग द ऑर्डर। ऑर्डर चेंज करने की इजाजत नहीं है आपको, ये भी बात समझ रहे हैं? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, अभी बताइए जो 10A 76.5 है ये डेटा प्रोग्रामर दे रहा है कि ये डेटा यूजर दे रहा है? हु इज गिविंग दीज वैल्यूज? प्रोग्रामर और यूजर? जल्दी जवाब दें। वेरी गुड, दीज वैल्यूज आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द यूजर, नॉट बाय द प्रोग्रामर, करेक्ट? ऐसा? वेरी गुड, नहीं, दीज वैल्यूज आर गिवन बाय प्रोग्रामर नॉट बाय द यूजर। यूजर से वैल्यूज स्कैनर से ली जाती हैं, ऐसे तो यूजर नहीं दे सकता ना। ठीक, नाउ आई वांट हम स्ट्रक्चर में यूजर से इनपुट लें। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इनिशियलाइजिंग अ स्ट्रक्चर विद यूजर इनपुट। यूजर से वैल्यूज लेकर स्ट्रक्चर में कैसे फिल करेंगे? तो आप मुझे बताइए, आई डोंट थिंक आपके लिए मुश्किल है सोचना। अगर हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है और हम चाहते हैं इस स्ट्रक्चर का डेटा हम यूजर से वैल्यूज लेकर इनिशियलाइज करें, तो हम कैसे कर पाएंगे? जस्ट थिंक एंड टेल। लेट्स से दिस इज आवर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, जिसके अंदर एक इंट रोल है, एक कैर ग्रेड है, एक फ्लोट परसेंटेज है। दिस इज मेन। मेन के अंदर मैंने स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर करा है बाय राइटिंग स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस। जैसा आप समझ रहे होंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस के कारण मेमोरी में एक 7 बाइट्स का ब्लॉक बन जाएगा। ये मान लीजिए वो 7 बाइट्स का ब्लॉक है, नाम इसका एस पड़ेगा, मेंबर्स इसमें 2 होंगे, एक रो 3 होंगे सॉरी, एक रोल, एक ग्रेड, एक परसेंटेज। अगर मैं मान लूं स्टार्टिंग एड्रेस 3000 है तो एंड एड्रेस इसका 3007 होगा। नाउ गाइड मी, कैसे हम यूजर से इनपुट लेकर इस स्ट्रक्चर में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? जवाब दें। सबसे पहले प्रिंटएफ लगेगा जिसमें आप यूजर से इनपुट लेने का मैसेज देंगे बाय राइटिंग एंटर रोल ग्रेड एंड पर। बिल्कुल ठीक। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद लगाया जाएगा स्कैनएफ। ठीक है, स्कैनएफ लिखेंगे तो फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, %c और %f आएगा। अब स्कैनएफ में कॉमा के बाद क्या आता है?
एड्रेस ऑफ, तो यहां स्टेटमेंट आपका होगा एड्रेस ऑफ एस डॉट रोल, एड्रेस ऑफ एस डॉट ग्रेड, एड्रेस ऑफ एस डॉट परसेंटेज। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये मुझे बताइए, ये जो लाइन में अंडरलाइन कर रहा हूं इसमें आपको कितने ऑपरेटर दिख रहे हैं? ये जो लाइन मैंने अंडरलाइन की है, हाउ मेनी ऑपरेटर्स आर देयर? वेरी गुड, 2 ऑपरेटर दिख रहे हैं। कौन कौन 2 ऑपरेटर? कौन कौन 2 ऑपरेटर नजर आ रहे हैं? एक एड्रेस ऑफ और एक डॉट ऑपरेटर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक एड्रेस ऑफ नजर आ रहा है, एक डॉट ऑपरेटर आपको नजर आएगा। वेरी गुड। ठीक, अब इनमें हाई प्रायोरिटी किसकी है? कैन यू टेल मी, इसमें हाई प्रायोरिटी किसकी है? इसमें हाई प्रायोरिटी डॉट ऑपरेटर की है। डॉट ऑपरेटर हैज अ हाई प्रायोरिटी, एड्रेस ऑफ की नहीं है। तो कंपाइलर इसे कैसे पढ़ेगा? एस के एड्रेस का रोल कि एस के रोल का एड्रेस? कंपाइलर इसे कैसे पढ़ेगा? एस के एड्रेस का रोल कि एस के रोल का एड्रेस? वेरी गुड, एस के रोल का एड्रेस। तो पहले कंपाइलर एस डॉट रोल पे आएगा, ये रहा एस डॉट रोल, और फिर इस एस डॉट रोल का कंपाइलर फेच करेगा एड्रेस, और स्कैनफ उस एड्रेस पे यूजर का इनपुट स्टोर कर देगा। ऐसे ही पहले एस डॉट ग्रेड रेफर होगा, ये रहा एस डॉट ग्रेड, फिर इस एस डॉट ग्रेड का एड्रेस रेफर होगा, तो बन जाएगा एड्रेस ऑफ एस डॉट ग्रेड। इमेजिन करिए यूजर ने दिया ए, तो यहाँ ए आएगा, फिर ये होगा एस डॉट परसेंटेज, तो ये हमारा एस डॉट परसेंटेज ब्लॉक है, और इसके ऊपर लग जाएगा एड्रेस ऑफ, तो बन जाएगा एड्रेस ऑफ एस डॉट परसेंटेज। बताइए, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, और अगर एड्रेस ऑफ मिस कर गए तो क्या होगा? अगर एड्रेस ऑफ मिस कर गए तो क्या होगा? तो वही होगा जो हमेशा स्कैनफ के साथ होता है। नहीं चंद्रकांत, कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से इनपुट नहीं लेगा और स्ट्रक्चर में पड़ा रहेगा गार्बेज। एड्रेस ऑफ मिस करना एरर नहीं होता स्कैनफ में, एड्रेस ऑफ मिस करने से बस डेटा सही एड्रेस पे नहीं पहुंचेगा और आपके स्ट्रक्चर वेरिएबल में हमेशा की तरह पड़ा रहेगा गार्बेज। ठीक, सो दिस बिकम्स रोल इक्वल टू परसेंटेज डी, ग्रेड इक्वल टू परसेंटेज सी, परसेंटेज इक्वल टू परसेंटेज एफ। ये हो जाएगा एस डॉट रोल कॉमा एस डॉट ग्रेड कॉमा एस डॉट परसेंटेज। ठीक है, and this will be pausing of the screen via getch. This is how you can accept input from the user and initialize the structure. Is it clear to everyone? Very good. अब आपकी बड़ी दिनों से जो इच्छा है उस पे आ जाता हूं। बहुत क्यूरियस हो रहे हैं आप, बिना प्रिंटफ यूज करे कुछ प्रिंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब हम स्ट्रक्चर को यहीं रोकते हैं, स्ट्रक्चर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज बात करते हैं कुंदन की बहुत डिमांड पे ये पर्टिकुलर पॉइंट, हाउ कैन वी प्रिंट समथिंग ऑन कंसोल विदाउट यूजिंग printf। ठीक, अब ये करने के लिए आपको 2-3 बातें गौर से समझनी पड़ेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको अगर printf यूज नहीं करना है तो आपको यहां यूज करना पड़ेगा पॉइंटर। ठीक है, क्यों करना पड़ेगा उसका रीजन सुनिए। उसका रीजन ये है कि जो आपकी कंसोल विंडो होती है, जिसे आप डॉस प्रॉम्प्ट बुलाते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट बुलाते हैं, जो भी बुलाते हैं, वो कंसोल विंडो या डॉस प्रॉम्प्ट मेमोरी के अंदर एक एरे की तरह स्टोर होता है। फिर सुनिए मेरी बात, में क्या कह रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछता हूं ये क्या है जो आपके सामने में CMD से ओपन कर रहा हूं, तो आप मुझे बोलेंगे सर ये कंसोल विंडो है। अब इस कंसोल विंडो में एक जो बात शायद आपको नहीं पता होगी वो ये कि इस कंसोल विंडो के अंदर ये जो आपको कंप्लीट ब्लैक एरिया दिख रहा है, लेट मी हाईलाइट दिस,
ये कंप्लीट एरिया यहां से लेकर और बिल्कुल नीचे तक, और ये पूरा एरिया, ये पूरा आपके कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर एक एरे की तरह स्टोर्ड है। दिमाग लगाइए, कैसा एरे? 1D एरे, 2D एरे? क्या लग रहा है? ये एक 2D एरे की तरह स्टोर होता है। फाइन। और ये जहां आपको M लिखा हुआ दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का M दिख रहा है आपको लिखा हुआ स्क्रीन पे? दिख रहा है? ये जो M होता है आपको, मतलब M नहीं, वो जो जगह है जहां M लिखा है, ये आपकी फर्स्ट बाइट होती है स्क्रीन की। क्या होती है कुंदन? क्या होती है? स्क्रीन की फर्स्ट बाइट होती है। इस फर्स्ट बाइट का हमें मालूम होना चाहिए एड्रेस। पॉइंटर बिना एड्रेस के तो काम नहीं करता ना, पॉइंटर बिना एड्रेस के तो काम नहीं करता ना, पॉइंटर को तो काम करने के लिए एड्रेस चाहिए। तो उस फर्स्ट बाइट का हमें मालूम होना चाहिए एड्रेस। क्या होता है एड्रेस? इस फर्स्ट बाइट का जो एड्रेस होता है वो होता है B000800L। आपको लगेगा सर ये ऐसा कैसे एड्रेस आपने लिखा? ये जो मैंने लिखा ये एक्चुअली हेक्साडेसिमल फॉर्म में है। ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में मैंने कंसोल की फर्स्ट बाइट का एड्रेस लिखा है। तो क्या सी को हेक्साडेसिमल फॉर्म समझ में आएगा? हाँ आएगा। अगर आपको सी लैंग्वेज को ये एड्रेस देना है तो आपको इसके पहले प्रीफिक्स में लगाना पड़ता है 0x। जैसे आप मुझे बताइए, सी लैंग्वेज में इस ए में और इस ए में फर्क है? जल्दी बोलिए, है? ये जो ए है आप मानते हो ये वेरिएबल है, और जब सिंगल कोट लग जाते हैं तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट बन जाता है ना? ऐसे ही याद रखिएगा, जब हम 0x का प्रीफिक्स लगा देते हैं, जब हम 0x का प्रीफिक्स लगा देते हैं तो सी लैंग्वेज का कंपाइलर इस वैल्यू को एज अ हेक्स वैल्यू देखने लगता है। सी लैंग्वेज का कंपाइलर इस वैल्यू को एज अ हेक्स वैल्यू देखने लगता है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं सी लैंग्वेज के लिए ए क्या है और 0x क्या है, तो जमीन आसमान का अंतर है इसमें। ये ए आज भी मैं कहूंगा सी के कंपाइलर के लिए वेरिएबल है, बट जब हम 0x बोलेंगे तो ये सी के कंपाइलर के लिए एक नंबर हो जाएगा। कैसा नंबर? हेक्साडेसिमल नंबर। कंपाइलर इसे एज अ हेक्साडेसिमल नंबर देखेगा। ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? आया? तो अब आपको एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा, जिस पॉइंटर में आपको ये एड्रेस डालना पड़ेगा। फाइन। बट अब दूसरी समस्या, ये जो एड्रेस है ये 16 बिट का नहीं है, ये 32 बिट का एड्रेस है। और आप अपने बेसिक्स याद कीजिए तो आपको ध्यान आएगा जो आप पॉइंटर लेते हैं वो कितने बिट का होता है टर्बो कंपाइलर में? कितने बिट का होता है कुंदन? कुंदन फटाफट आंसर दो, सारे सवालों के जवाब मुझे तुमसे चाहिए। ये टॉपिक तुम्हारी डिमांड पे पढ़ा रहा हूं मैं, तो तुम सबसे ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। बताओ। शाबाश। 16 बिट का पॉइंटर हम बनाते हैं। 16 बिट को बाइट में कन्वर्ट करें तो कितनी बाइट? 16 बिट को बाइट में कन्वर्ट करें तो कितनी बाइट? 2 बाइट। बट क्या 2 बाइट में हम ये 32 बिट का एड्रेस रख पाएंगे? जवाब दीजिए। क्या 2 बाइट का वेरिएबल 32 बिट का एड्रेस रख लेगा? नहीं रख लेगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? फिर हमें अपने पॉइंटर को ऐसे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो ये पूरी 32 बिट्स रख ले। और ये करने के लिए टर्बो कंपाइलर में हमें एक नया कीवर्ड हमारे पॉइंटर के साथ यूज करना पड़ता है। क्या है वो नया कीवर्ड? उस नए कीवर्ड का नाम होता है FAR, फार। कौन है फार? फार एक कीवर्ड होता है। कहां लगता है? पॉइंटर के साथ लगता है। क्या हो जाता है जब पॉइंटर को फार पॉइंटर बना देते हैं हम? तो जब हम पॉइंटर को फार पॉइंटर बना देते हैं, पॉइंटर की साइज हो जाती है 4 बाइट की। और बिना फार के पॉइंटर बनाते हैं तो कितने का बनता है पॉइंटर? तो पॉइंटर बनता है 2 बाइट का। इसका मतलब अगर हमें मॉनिटर का पॉइंटर बनाना है, कीबोर्ड का पॉइंटर बनाना है, माउस का पॉइंटर बनाना है, तो सारे पॉइंटर फार कीवर्ड के साथ बनते हैं, क्योंकि माउस, कीबोर्ड, इन सब का जो एड्रेस होता है वो यूजर एरिया के बाहर होता है। यूजर एरिया याद है आपको क्या होता है? यूजर एरिया आप सबको ध्यान है किसे बोलते हैं? ध्यान है कि भूल गए? ध्यान है।
तो देखिए ध्यान से, फिर दिखाता हूं आपको। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था ये हमारा रैम का सेगमेंट होता है, ठीक है। इसमें सबसे नीचे एक आईवीटी वाला एरिया होता है, कहा था। आईवीटी के ऊपर मैंने आपसे कहा था बायोस होता है, बायोस के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम का एरिया होता है, और उसके ऊपर होता है यूजर का एरिया, राइट। ये वाला जो एड्रेस आप देख रहे हैं ना, B0008000L, ये एड्रेस यहां पर रहता है, इस जगह का एड्रेस है ये। और आप बताइए आपका पॉइंटर कहां डिक्लेयर्ड है? क्या आपका पॉइंटर भी आईवीटी में रहेगा, क्या आपका पॉइंटर यूजर एरिया में रहेगा? आपका पॉइंटर यूजर एरिया में रहेगा। तो जब आपका पॉइंटर यूजर एरिया में रहेगा तो यहां बैठकर पॉइंटर को, इस एड्रेस को अगर पॉइंट करना है तो पॉइंटर को 32 बिट्स का एड्रेस स्टोर करना पड़ेगा। और जब पॉइंटर को 32 बिट का एड्रेस स्टोर करना पड़ेगा तो वो नॉर्मल पॉइंटर की तरह डिक्लेयर नहीं होगा, वो किसकी तरह डिक्लेयर होगा? वो डिक्लेयर होगा एज अ फार पॉइंटर। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स आर गिवन बाय टर्बो कंपाइलर? तो जवाब है 2 टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स आर गिवन। इसका स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना था, हटा दूं? स्क्रीन हटा दूं मैं? चलिए अब आ जाते हैं अपन कोड विंडो में। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम एक पॉइंटर बनाएंगे। तो पहला स्टेप है विल हैव टू यूज अ पॉइंटर। दूसरा स्टेप है ये पॉइंटर कैसा होगा? ये पॉइंटर कैसा होगा? बिल्कुल शैला, ओएस वाले एरिया में पॉइंट करने के लिए भी फार पॉइंटर लगेगा। दिस पॉइंटर विल बी ऑफ टाइप फार पॉइंटर। दिस पॉइंटर विल बी ऑफ टाइप फार पॉइंटर, ठीक है। थर्ड, in this pointer we will assign the address of first byte, address of first byte of the screen, ठीक। क्या है वो एड्रेस? एवरीवन प्लीज आंसर। वो एड्रेस क्या है? दैट इज 0x B0008000 और लास्ट में L, L फॉर लॉन्ग, L स्टैंड्स फॉर लॉन्ग। तो 0x B0008000L, ठीक। ऐसा करके आपके पॉइंटर में ये एड्रेस आकर स्टोर हो जाएगा। अब आगे आप समझदार हैं, आप बताइए। आगे आप समझदार हैं, आप बताइए। ये एड्रेस ढूंढना पड़ता है इंटरनेट पे, ठीक है। वो आप जब हैकिंग सीखेंगे तब आपको बताया जाएगा। अभी मैं बता रहा हूं, फिर आगे आप खुद सर्च करना, ठीक। ऐसे ही कीबोर्ड का एड्रेस होगा कुछ ना कुछ। क्या कहते हो कुंदन? सबका एड्रेस होता है। हर डिवाइस का मेमोरी में कोई ना कोई फिक्स एड्रेस होता है, बस थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से उसे नेट पे ढूंढा जाता है तो ये एड्रेस हमें मिल जाते हैं, या आप हार्डवेयर को स्कैन कर लें तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूं। सबका सबका होता है, वो तुम पता करो। सब मैं क्यों बताऊंगा? ये लाइफ टाइम मेंबरशिप में शामिल नहीं है, ठीक है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी है, ठीक है। ये ढूंढने पे मिलेगी, ढूंढना। चलिए बढ़े आगे, ठीक है। तो ये जो एड्रेस है 0xB0008000L, ये आपने अपने पॉइंटर में डाल दिया। आप दिमाग दौड़ाइए, अगर ये एड्रेस आपके पॉइंटर में आ गया तो क्या पॉइंटर को डी रेफरेंस करेंगे तो इस एड्रेस पे कुछ डेटा प्रिंट होगा? होगा कि नहीं होगा? बस वही आपका कमाल है, आपका काम वहीं से शुरू। नाउ if we dereference our pointer, if we dereference our pointer and assign a value to it, ये वैल्यू कहां दिखेगी हमें? Then we will see that value getting displayed कहां पर? Getting displayed on first character or first byte of console window, first byte of console window, क्लियर। तो पूरा प्रोग्राम कैसा हो गया? पूरा प्रोग्राम हमारा कुछ ऐसा हो गया। void main
ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ conio.h यूज कर रहा हूँ, stdio यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं printf यूज नहीं करूंगा, बिना printf के प्रिंट करूंगा। ठीक है, देन हमने सीआर एससीआर से स्क्रीन को क्लियर करा। सबसे पहले पॉइंटर डिक्लेयर करा। पॉइंटर डिक्लेयर होगा एज कैरेक्टर फार पॉइंटर पी। फार क्यों और कैरेक्टर क्यों, दोनों का जवाब दें। फार इसलिए क्योंकि पॉइंटर को 4 बाइट्स का बनना है। कैरेक्टर इसलिए क्योंकि जो हमारी कंसोल विंडो होती है वो कैरेक्टर ही होल्ड करने का काम करती है। इवन अगर आप वहां इंटीजर्स भी देखते हैं तो वो सब एज अ आस्की वैल्यू डिस्प्ले होते हैं, एज अ कैरेक्टर डिस्प्ले होते हैं। तो मैंने आपसे अभी 10 मिनट पहले कहा था हमारी कंसोल विंडो एक 2D एरे है, कहा था वो कैसा 2D एरे है, वो कैरेक्टर का 2D एरे है, इसलिए ये पॉइंटर की डेटा टाइप कैर फार पॉइंटर होगी। अब इसके बाद हम लोग इस पी के अंदर असाइन करेंगे टाइप कास्ट करते हुए कैर फार पॉइंटर 0x B000A000L। ठीक है, अगर डाउट आ रहा है सर ये टाइप कास्टिंग आपने क्यों करी है, तो आप रिकॉल करिए, ये जो 0x B000A000 आप देख रहे हैं ये कंपाइलर को एक नंबर की तरह दिखेगा। कहा था मैंने अभी आपको ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है और हम चाहते हैं ये नंबर किस में कन्वर्ट हो जाए, एड्रेस में कन्वर्ट हो जाए। तो हम उसको टाइप कास्ट कर रहे हैं इनटू कैर फार पॉइंटर। इतने का अगर मैं आपको डायग्रामेटिक व्यू दूं, इतना लिखने से मेमोरी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो आप इमेजिन करिए ये आपका अगर मॉनिटर है, यानी ये आपकी अगर कंसोल विंडो है, तो आपका ये पी नाम का पॉइंटर रैम में बैठे बैठे कंसोल की फर्स्ट बाइट को पॉइंट कर रहा है। ठीक, दिस पॉइंटर इज नाउ पॉइंटिंग एट फर्स्ट बाइट ऑफ द विंडो, is now pointing at first byte of the window. ठीक, अब आगे आप बताइए, अगर मैंने कहा वैल्यू एट p इक्वल टू k, कुंदन का पहला कैरेक्टर k, एक्सपेक्ट करिए k कहां दिखेगा, जल्दी बोलिए, वेयर विल आई सी द लेटर k? k मेरे को इस जगह पर दिखेगा। एट दिस पॉइंट आई विल गेट टू सी द कैरेक्टर k। कहीं प्रिंटफ लगा है पूरे प्रोग्राम में, कहीं अपन ने प्रिंटफ लगाया है ना, कहीं प्रिंटफ नहीं लगाया। स्टिल आपका प्रोग्राम इस कैरेक्टर के को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। अब कुंदन ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहा कि इस के का कुंदन कैसे दिखाओगे। मैंने एक कैरेक्टर प्रिंट करना बता दिया है, आगे अब आप सोचना। ठीक, इस कोड को जब आप चलाएंगे तो स्क्रीन पे आपको के लिखा हुआ दिख जाएगा। विदाउट प्रिंटफ आपको मिल जाएगा स्क्रीन के ऊपर पहला कैरेक्टर। ठीक है, बस इतना हिंट मैं दे रहा हूं, जो अगला कैरेक्टर आपको प्रिंट करना है वो अगली बाइट पे करना है, और अगली बाइट 2 बाइट के डिस्टेंस पे होगी, 1 बाइट के डिस्टेंस पे नहीं होगी, याद रखिएगा। तो अगर आप चाहते हैं सर अब मुझे यू प्रिंट करना है के बाद, तो आपको लग रहा है के बाद यू अगली बाइट पे है, मेमोरी में हर बाइट कंसोल पे पिछली बाइट से 2 बाइट की दूरी पे होती है। मतलब अगर मेमोरी डायग्राम आप समझें, ये फर्स्ट बाइट के है, बीच में 1 बाइट खाली छोड़ता है कंपाइलर, फिर इसके बाद इस बाइट पे यू आएगा, फिर ये बाइट खाली छोड़ी जाएगी, फिर इस बाइट पे एन आएगा, और ये जो खाली छोड़ी जाती है बाइट, इनमें क्या आता है, इनमें कलर ऑफ द अल्फाबेट सेट होता है। तो अभी ये व्हाइट कलर में आएगा के, ये के व्हाइट कलर में आएगा, राइट। मैं चाहता हूं इस के का कलर येलो हो जाए, मैं चाहता हूं इस के का कलर येलो हो जाए, तो मैं इस लाइन के नीचे एक लाइन लिखूंगा, वैल्यू एट p+1 इज इक्वल टू 14। याद है आपको 14 किसका कलर कोड था, 14 वॉज कलर कोड ऑफ येलो। ऐसा करूंगा तो यहाँ 14 दिखेगा, ऐसा करूंगा तो स्क्रीन पे 14 दिखेगा नहीं, के अल्फाबेट का कलर येलो हो जाएगा, दिखेगा अभी भी के ही, बट उसका कलर येलो हो जाएगा। तो फिर यू दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉइंटर को 2 बाइट का जंप देना पड़ेगा, तब पॉइंटर इधर आएगा और यहाँ यू डिस्प्ले होगा।
फिर 2 बाइट का जंप देंगे तो इधर आएगा और यहाँ एन डिस्प्ले होगा और स्क्रीन पे आपको KUN ऐसे दिखेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर का रिमेनिंग पार्ट। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए आप। दिस इज पेज 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5। नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं मोनल केलॉग के बारे में। केलॉग ज्यादा यूजफुल नहीं है, कुछ खास नहीं करता है, ज्यादा यूज आपके MLOG का आएगा, बट स्टिल केलॉग के बारे में बता दूंगा मैं। हाँ कर दूंगा ग्रुप पे सेंड। ठीक, बाय बाय, टेक केयर।